हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। आज हम जो पढ़ेंगे वो है बी लेटर लिटरेरी टर्म्स। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो इस फ़ोन पर बिना किसी झिझक के, विदाउट हेजिटेशन कभी भी कॉल कर सकते हैं। और जो बी लेटर में पढ़ेंगे हम बैरोक, बेथोस एंड एंटी क्लाइमैक्स, बीट राइटर्स, ब्लूम्सबरी ग्रुप, बम्बास्ट और बोल्डराइज, ये क्या होते हैं इनको समझेंगे। पहले हम बैरोक की बात करते हैं। तो बैरोक को समझ लीजिए। बैरोक इज ए स्टाइल। और कौन सी स्टाइल है? ऑर्नेट स्टाइल, यानी सजावटी स्टाइल है। जब हम सजावट की बात करते हैं तो सजावट आती है घर के अंदर, यानी कि गृह सज्जा में। तो ये जो स्टाइल है बैरोक इज एन एक्सेंट्रिक और लेविशली ऑर्नेट स्टाइल, यानी कि एक सनक भरी और अत्यधिक सजावट की स्टाइल है। तो जब सजावट की बात करते हैं तो द टर्म इज यूज्ड मोर प्राइसेसली इन म्यूजिक एंड इन आर्ट हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग देन इट इज इन लिटरेरी हिस्ट्री। तो कहने का मतलब लिटरेचर के मुकाबले भी स्टाइल है तो ये आर्किटेक्चर में, कला में, संगीत में, इन सब में ज़्यादा प्रयोग होती है, क्योंकि अत्यधिक सजावट के कारण इसको प्रयोग किया जाता है। अगर इसको हम लिटरेचर में प्रयोग करते हैं तो नेचुरल है कि हमारी जो लिटरेरी स्टाइल होगी वो भी लेविशली ऑर्नेट हो जाएगी। तो अत्यधिक हम सिमिली का, अत्यधिक मेटाफर का, अत्यधिक फिगरेटिव लैंग्वेज का, जहाँ पर उसका कोई यूज ही नहीं है, तब हम करेंगे तो वो स्टाइल जो है बैरोक स्टाइल कहलाएगी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे। द वर्ड बैरोक केम टू बी यूज्ड टू डिस्क्राइबिंग एनीथिंग इरेगुलर, स्ट्रेंज और अदरवाइज डिपार्टिंग फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड रूल एंड प्रोपोर्शन। तो कोई भी स्टाइल, इन वर्ड बैरोक को कहेंगे कोई भी स्टाइल जिसमें इरेगुलर किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, कोई भी चीज़ स्ट्रेंज तरह से डिस्क्राइब की गई है, और जो एस्टैब्लिश रूल्ड हैं, प्रोपोर्शन यानी कि जो अनुपात है उससे अलग हटाकर कोई भी चीज़ प्रयोग की जाती है, तो वो चीज़ आपकी बैरोक स्टाइल कहलाती है। अब इस चित्र को देखिए आप। इस चित्र में दिखाया गया है कि इस बिल्डिंग को अत्यधिक डेकोरेट किया गया है, यानी लेविशली डेकोरेट किया गया है। तो देख रहे होंगे कि ये आप अजीब लग रहा होगा। तो ये स्टाइल जो है ये बैरोक स्टाइल है। अब यही स्टाइल अगर लिटरेचर में कोई चीज़ अजीब लगे तो उसको हम बैरोक स्टाइल बोलेंगे। इन इंग्लिश द ऑर्नेट प्रोज स्टाइल ऑफ सर थॉमस ब्राउन मे बी कॉल्ड बैरोक। तो सर थॉमस ब्राउन ने जो अपनी पोइट्री में उसको यूज किया है तो वो स्टाइल बैरोक स्टाइल है। अब हम मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करते हैं तो मेटाफिजिकल पोइट्स ने कंसीट्स का यूज किया है। मेटाफिजिकल पोइट्स ने किया है मेटाफर का यूज, यानी कि कंसीट क्या होता है? कंसीट वो होता है जिसमें एक अननेचुरल सिमिलरिटी दिखाई जाती है, तो उसको हम कंसीट बोलते हैं। तो ये कंसीट जो है ये बैरोक स्टाइल में आती है। इट डेवलप्ड इन इटली एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th century एंड देन स्प्रेड इन जर्मनी एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये 17th सेंचुरी में कहाँ डेवलप हुई? जर्मनी में, और उसके बाद इटली में डेवलप हुई, उसके बाद जर्मनी और दूसरे देशों में फैले। अब हम बात करते हैं बेथोस की। देखिए बेथोस और एंटी क्लाइमैक्स में दोनों में अंतर पड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ एंटी क्लाइमैक्स से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, एंटी क्लाइमैक्स को सुना भी होगा। देखिए जब राइटर किसी भी करेक्टर को ऊपर तक ले जाता है, यानी कि गंभीर सिचुएशन से ऊपर ले जाता है, फिर अचानक उसको रिडिकुलस में गिरा देता है, तो ये जो
चढ़ा करके, ऊपर चढ़ा करके अचानक जो फाल होता है इसको हम बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का उल्टा होता है, और ये होता है आपका जानबूझकर। ये क्या होता है? जानबूझकर होता है, इंटेंशनली होता है। अब हम बात करते हैं बैथोस की। तो बैथोस में किसी करेक्टर को ऊपर के लिए डिस्क्रिप्शन किया जाता है, उसको गंभीर बनाने की कोशिश की जाता है, उसके प्रति लोगों की सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो इस कोशिश में जो राइटर होता है वो एक सेट होता है, उससे आगे बढ़ जाता है और अचानक उसकी स्थिति जो है रिडिकुलस पहुंच जाती है। कहना कुछ चाह रहा है और स्थिति रिडिकुलस हो जाती है। तो अचानक इस गिरावट को हम बैथोस बोलते हैं। तो बैथोस में और एंटी क्लाइमैक्स में सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना है, ये इंटेंशनल है और ये अनइंटेंशनल है, ये इरादतन है और ये गैर इरादतन है। अब पढ़ते हैं हम बैथोस को। A lapse into a ridiculous situation, एक ridiculous situation में गिरना। By poet aiming at elevated expression, जब कभी एक elevated expression, एक उच्च expression को ध्यान में रखकर काम करता है और अचानक वो हास्यास्पद स्थिति में, ridiculous situation में गिर जाता है, तो उसे हम बोलेंगे बैथोस। तो यहां पर जो राइटर है, पोइट है, वो जानबूझकर नहीं करता, अचानक अनइंटेंशनली हो जाता है। बैरोक का जो ग्रीक अर्थ है वो है डेप्थ, गहराई, यानी कि अचानक गहराई में गिर जाना। द वर्ड एवर सिंस हैज बीन यूज्ड फॉर, अब देखिए इसकी डेफिनेशन दी है, एन अनइंटेंशनल डिसेंट, एक गैर इरादतन गिराव यानी कि उतार, इन लिटरेचर व्हेन एम्फसाइजिंग टू बी पैथेटिक और पैशनेट और एलिवेटेड, जब राइटर किसी को जोर देता है पैथेटिक बनाने में, यानी कि उसके प्रति लोगों की दयनीय स्थिति को दर्शाने के लिए, पैशनेट और एलिवेटेड स्टाइल के लिए, द राइटर एक्सीड द मार्क, राइटर जो है उस बिंदु तक पहुंच जाता है, एंड ड्रॉप्स इनटू द ट्राइबल और रिडिकुलस, और अचानक वो तुच्छ और रिडिकुलस सिचुएशन में गिर जाता है। तो ये जो कहलाएगी आपकी बैथोस। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे ही, और ये और पढ़ देते हैं। एन अनसक्सेसफुल एंड, एक असफल कोशिश, असफल कोशिश होती है, एंड देयरफॉर ल्यूडिकोरस अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे पैथोस इन आर्ट, और इस प्रकार वो हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे पैथोस इन आर्ट टू इवोक पिटी, सिंपैथी और सौरो, यानी कि किसी के प्रति दया, सहानुभूति और दुख व्यक्त करने के लिए अचानक जो असफल प्रयास होता है और उस असफल प्रयास के कारण रिडिकुलस सिचुएशन में गिर जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बैथोस। अगले देखिए, ये पॉइंट मेन है। द टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड in this sense by Alexander Pope in his The Art of Singing in Poetry। बैथोस का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, किसने डिस्क्राइब किया? अलेक्जेंडर पोप ने। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइम का है। देन द थर्ड नाइट आफ्टर दिस, while एनक slumbered motionless and pride। तो एनक आर्डन इनकी रचना है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, जो कि एक नाविक होता है। तो देखना शुरू में कैसे उसको बढ़ा देते हैं और उसको बढ़ाने की स्थिति में अचानक उसकी स्थिति में डाउनफॉल आता है। देखिए, देन द थर्ड नाइट आफ्टर दिस, इसके बाद तीसरी रात, while एनक slumbered motionless and pale, और जो एनक था वो निश्चल और पीला पड़ा हुआ नींद में लेटा हुआ था। एंड मरियम वॉस्ट एंड डोस्ट एट इंटरवल्स, और मरियम जो है बीच बीच में उसको ऊँगती रही और देखती रही। देयर केम सो लाउड अ कॉलिंग ऑफ सी, अचानक समुद्र की एक तेज पुकार आती है।
दैट ऑल द हाउस इन द हेवन रेंग, और जो स्वर्ग के घर जितने हैं वो बज उठते हैं, यानी आसमान के घर भी बज उठते हैं। ही वोक, तो अचानक जो है एनक आर्डन उठता है। ही रोज, ही स्प्रेड हिज आर्म्स अब्रोड, वह उठा तो उसने अपनी बाहें फैलाई। क्राइंग विद लाउड वॉइस, वो तेज आवाज में चिल्लाया, सेल सेल। तो यहां पर देखो कितना उसके प्रति चढ़ाया गया, ये उसकी सिचुएशन को दर्शाया गया है। आई एम सेव्ड, मैं बच गया हूं। एंड सो फैल बैक एंड स्पोक नो मोर, फिर वो वापस गिर गया और फिर नहीं उठा और फिर बोला ही नहीं। यानी कहने का मतलब है एनक, यहां पर जो एनक आर्डन है वो मर गया। अब देखिए अगले, सो पास्ट द स्ट्रांग हीरोइक सोल, इस प्रकार जो हीरोइक सोल थी वो गुजर गई, यानी कि मर गई। एंड व्हेन दे बरीड हिम द लिटिल पोर्ट, जब उन्होंने उसको छोटे से पोर्ट में दफनाया, ही हैड सेल्डम सीन अ कॉस्टलियर फंडल, शायद इससे महंगा संस्कार शायद ही आपने किसी को देखा होगा। तो देखिए ऊपर उसने बहुत अच्छा वर्णन किया, अचानक ये कहने के लिए कि शायद किसी ने इतना महंगा संस्कार देखा होगा, तो इससे सिचुएशन जो है हास्यास्पद हो जाती है। तो ये आपकी जो सिचुएशन है वो बेथोस है। और टेनिसन की जो नैरेटिव पोइम है एनक आर्डन, तो उसमें कई जगह ऐसे पैसेज आए हैं जहां पर इन्होंने बेथोस का प्रयोग किया है। और बेथोस जो है वो आपकी अनइंटेंशनल होती है। अब हम पढ़ते हैं एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स क्या है? एंटी क्लाइमैक्स इज समटाइम्स यूज्ड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ बेथोस, यानी बेथोस के समान इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंतर तो हम जानते ही हैं, ये इंटेंशनल होती है, वो अनइंटेंशनल होता है। बट इन अ मोर यूजफुल एप्लीकेशन, एंटी क्लाइमैक्स इज नॉन डेरोगेटरी एंड डिनोट अ राइटर डेलिब्रेट ड्रॉप from the serious and elevated of tribal and loyalty in order to achieve comic of satiric effect। तो इसका कॉमिक और सटायरिक इफेक्ट देने के लिए बेथोस का प्रयोग किया जाता है। और बेथोस जो है वो आपकी नॉन डेरोगेटरी है, गैर अपमानजनक है। और इसमें राइटर क्या होता है, सीरियस और एलिवेटेड स्टाइल से लो और ट्राइबल स्टाइल तक लेकर आता है, यानी कि इसमें स्टाइल का यूज है। पहले वो सीरियस स्टाइल में लेके जाता है और अचानक लो स्टाइल का प्रयोग होता है, तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स। देखिए टॉमस ग्रे इन हिज मॉक हीरोइक ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट, द कैट हैड ड्राउंड व्हेन शी ट्राइड टू कैच गोल्ड फिश, ग्रेवली इंसर्ट दिस मोरल ऑब्जर्वेशन। देखिए किस प्रकार उन्होंने एंटी क्लाइमैक्स का प्रयोग किया है इस लाइन में। और उनकी रचना कौन सी है? ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट। व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइस, कह रहे हैं सोने से किस स्त्री का हृदय घृणा कर सकता है, यानी कोई भी स्त्री सोने से घृणा नहीं कर सकती, हर एक महिला जो है सोने को चाहती है। व्हाट कैट एवर्स टू फिश, तो किस बिल्ली का मछली से नफरत हो सकती है। तो यहाँ पर कहने के हास्यास्पद स्थिति इस प्रकार है, उन्होंने कहा कि कभी भी कोई महिला जो है किसी भी सोने से घृणा नहीं कर सकती, तो यहाँ पर उन्होंने यूज किया है कि फिश गोल्ड फिश है, तो सोने जैसी लग रही है, और बिल्ली जो है वो अपने आप में स्त्री प्रजाति की है, तो वो सोने के लालच में टब में कूद पड़ी और मर जाती है। तो यहाँ पर ये जानबूझकर सिचुएशन क्रिएट की गई है, तो ये आपका एंटी क्लाइमैक्स है। अगले देखिए, एंड इन डॉन जॉन बैरन यूज एंटी क्लाइमैक्स टू डिफ्लेट द वुड बी गैलेंट्री ऑफ जॉन्स फादर। तो जॉन्स फादर की जो गैलेंट्री को दर्शाने के लिए उन्होंने एंटी क्लाइमैक्स का यूज किया है डॉन जॉन ने। अ बेटर कैवलियर नेवर माउंटेड हॉर्स,
एक जो अच्छा कैवलियर होता है, घुड़सवार होता है, वो कभी भी घोड़े की सवारी नहीं करता। और बीइंग माउंटेड, एवर गॉट डाउन अगेन, अब यहाँ पर अचानक गिरा दिया, और कभी चढ़ भी जाए घोड़े पर तो ऐसा हुआ कि कभी नीचे उतरा हो। तो ये दोनों सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट कर दी गई हैं। अगला है बीट राइटर्स। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी में आया हुआ है कि बीट राइटर्स जो है किस समय लिखा करते थे। तो बीट राइटर्स आइडेंटिफाइज अ लूज निट ग्रुप ऑफ पोइट्स एंड नॉवलिस्ट राइटिंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 1950s एंड अर्ली 1960s। तो ये 1950s और अर्ली 1960s के में लिखा करते थे। तो वहाँ ऑप्शन जो करेक्ट किया था वो 1950s को करेक्ट किया था। इन्होंने लिखा क्या था वो देखिए। भाई बीट राइटर्स को हम क्यों जान रहे हैं, तो कोई ना कोई स्पेशलिटीज रही होगी। दे शेयर्ड अ सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, यानी कि बीट राइटर्स ने अपने लेखों में एक सोशल एटीट्यूड्स का, अपने सामाजिक दृष्टिकोण का एक समूह दिया था। उन्होंने अपना सामाजिक दृष्टिकोण लोगों के सामने रखा था। और वो कैसा दृष्टिकोण था? एंटी एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट सामाजिक रूल्स थे उनके एंटी उन्होंने उन विचारों को दिया था। एंटी पॉलिटिकल, उनके जो सोशल एटीट्यूड्स थे वो एंटी पॉलिटिकल थे, एंटी इंटेलेक्चुअल थे और अपोज टू द प्रिविलिंग कल्चर, और जो वर्तमान में कल्चर चल रही थी उसके विरोध में थे। जो लिटरेचर थी उसके विरोध में थे। एंड मोरल वैल्यूज, और जो उस समय नैतिक वैल्यूज थी उसके विरोध में थे। एंड इन फेवर ऑफ अनफ्लैटर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, और इस पक्ष में उन्होंने अपने सोशल एटीट्यूड्स दिए जो कि सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आत्म अनुभूति एंड सेल्फ एक्सप्रेशन और आत्म अभिव्यक्ति पर आधारित थे। तो क्या इनकी स्पेशलिटी थी कि जो सोशल एस्टैब्लिश रूल्स थे सोसाइटी के, चाहे वो कल्चरल रहे हों, लिटरेरी रहे हों, पॉलिटिकल रहे हों या सोशल रहे हों, उन सब के उन्होंने एंटी अपने एटीट्यूड दिए। तो समझ गए होंगे क्या था इनका बीट राइटर्स का। तो बीट राइटर्स ऑफन परफॉर्म इन कॉफी हाउसेस एंड अदर पब्लिक प्लेसेस टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ड्रम्स और जाज म्यूजिक। तो ये जो बीट राइटर्स थे अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे कॉफ़ी हाउसेस में और पब्लिक प्लेसेस में करते थे, और ड्रम बजा करके करते थे और जाज बजा कर करते थे, यानी कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ऐसा करते थे। और बीट शब्द का अर्थ क्या है? द बीट वॉज यूज्ड टू सिग्निफाई बोथ बीटन डाउन, दैट इज बाय द ऑप्रेसिव कल्चर ऑफ द टाइम। तो बीट इन्होंने क्यों रखा? इन्होंने बीट नाम इसलिए रखा कि ये लोग बीटन डाउन थे, ये लोग दबे कुचले थे, और जो उस समय की सामाजिक कल्चरल जो परिस्थितियां थी उनसे ये लोग दबे हुए थे। तो इसीलिए तो इन्होंने उनके एंटी लिखा। तो क्या अर्थ है? द बीफिटिक, बीटिफिक का मतलब जो बीट राइटर्स थे, द बीटिफिक मैनी ऑफ बीट राइटर्स कल्टिवेट एकास्टिक स्टेट्स वाई वे ऑफ बुद्धिज्म, Jewish, Christian mysticism and or drug that induce visionary experiences। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कह रहे हैं ये? जो बीट राइटर्स थे कल्टिवेट एकास्टिक स्टेट, यानी कि आनंद की चरम सीमा प्राप्त करने के लिए। भाई ऐसा नहीं कि उन्होंने समाज से कुछ अलग हटकर किया, तो कैसे किया? क्योंकि अचानक जो भी व्यक्ति होश में होगा तो वो कोई भी लीक से हटकर काम नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया? कल्टिवेट एकास्टिक स्टेट,
यानी कि जो उच्च आनंद की स्थिति प्राप्त करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या करते थे, इन्होंने किसका सहारा लिया, बुद्धिज्म का सहारा लिया। इन्होंने बौद्ध धर्म, यूदी, ईसाई, रहस्यवाद तथा दूरदर्शी अनुभवों को प्रेरित करने के लिए इन्होंने और परमा आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या किया, इन्होंने सहारा लिया ड्रग्स का एंड इंड्यूस विजनरी एक्सपीरियंस, और अपने जो दिखने वाले एक्सपीरियंस है उनको बढ़ाने के लिए। तो ये नशा भी करते थे, इसका मतलब ये है। द ग्रुप इंक्लूडेड सच डाइवर्स फिगर एज पोइट्स एलन गिन्सबर्ग, ग्रेगरी कोर्सो, लॉरेंस फर्लिंगेटी, और नॉवलिस्ट में कौन थे, विलियम बेरोग्स एंड जैक्स केरॉक। अब हम बात करते हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप की। देखिए ब्लूम्सबरी ग्रुप में जो नाम आता है वो वर्जीनिया वुल्फ्स का नाम मेन आता है। तो यहाँ पर आएगा कि ये कब डेवलप हुआ और इसका क्या उद्देश्य है। ब्लूम्सबरी ग्रुप इज द नेम अप्लाइड टू एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर्स, आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स, मैनी ऑफ देम लिव्ड ब्लूम्सबरी इन ए रेजिडेंटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल लंदन। तो सेंट्रल लंदन के बीच में जो ब्लूम्सबरी जगह है, तो वहाँ के रहने वाले कुछ राइटर्स ने और कुछ विद्वान लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, तो उसको ब्लूम्सबरी ग्रुप कहा जाता था। देखिए ग्रुप तो कोई भी बना सकता है, लेकिन इस ग्रुप का क्या उद्देश्य रखा उसके बारे में बताया गया। तो दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बिगिन टू मीट अराउंड 1905 फॉर कन्वर्सेशन अबाउट द आर्ट एंड इश्यू ऑफ फिलॉसफी। तो उनके आर्ट और फिलॉसफी पर कन्वर्सेशन के लिए इन्होंने लोगों ने 1905 में इकट्ठा होना शुरू किया। इसके जो मेंबर्स थे, इट्स मेंबर ऑपरेस्ड नैरो पोस्ट विक्टोरियन रेस्ट्रिक्शंस इन बोथ द आर्ट एंड मोरलिटी। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि इसके मेंबर्स ने अपोज किया नैरो पोस्ट विक्टोरियन रेस्ट्रिक्शंस, जो आर्ट और मोरलिटी में थी। मेंबर्स थे वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉरेस्टर, डंकन ग्रांट और वेनेसा बेल। इसका जो मेन जो फायदा था वो ये था, द ब्लूम्सबरी ग्रुप मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिस्ट कंट्रीब्यूशन वॉज द फोकस एंड सपोर्ट टू गिव यंग आर्टिस्ट। तो इन्होंने यंग आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब हम बात करते हैं बम्बास्ट। तो देखिए बम्बास्ट जो है वो एक लैंग्वेज है दिखावटी, पंपियस लैंग्वेज, यानी कि दिखावटी लैंग्वेज है। बम्बास्ट का मतलब ये है, बस और कुछ नहीं है, ये केवल दिखावटी लैंग्वेज है। तो दिखावटी का मतलब है कि अत्यधिक तड़क भड़क दिखाई देगी और उसका फायदा जो है कुछ भी नहीं होगा। देखिए कैसे है, बम्बास्ट डिनोटेड अ बर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन, एक बहुत ज़्यादा शाब्दिक और इन्फ्लेटेड डिक्शन है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर दिखने वाली भाषा है। दैट इज पेटेंटली डिसप्रोपोर्शनेट टू द मैटर दैट इट सिग्निफाइज, और जिस मामले को ये वर्णन करती है उससे जो है मेल नहीं खाती, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट होती है, उससे उसके अनुपात में नहीं होती है। तो इट वॉज द मोस्ट कॉमन फीचर इन इंग्लिश ड्रामा ऑफ शेक्सपियरियन एज एंड लेटर इन हीरोइक ड्रामा ऑफ द लेट 17th सेंचुरी एंड अर्ली 18th सेंचुरी। तो इसका जो यूज होता था बम्बास्ट का, वो शेक्सपियरियन एज में होता था और 17th और 18th सेंचुरी के हीरोइक ड्रामा में, क्योंकि मार्लो ने इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। तो मार्लो का ये बम्बास्ट का एक उदाहरण है जो उनके टम्बरलैंड द ग्रेट से लिया गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आवर स्पीच है टम्बरलैंड द ग्रेट की, आवर क्विवरिंग लेंसेस, लेंसेस का मतलब यहाँ भाले हैं, क्या है, भाले, हमारे कप कपाते हुए भाले, यानी कि लहराते हुए भाले, शेकिंग इन द एयर, जो हवा में लहरा रहे हैं,
एंड बुलेट्स लाइक जोब्स ड्रेडफुल थंडरबोल्ट, और हमारी जो गोलियां हैं वो जॉब के, यानी कि सूरज के देवता जॉब है, उनके वज्रपात की तरह हैं। थंडरबोल्ट माने जो ऊपर से ओले या पत्थर गिरते हैं, वज्रपात की तरह हैं। एनरोल इन फ्लेम्स एंड फायरी स्मॉल्डरिंग मिस्ट, और एनरोल्ड इन फ्लेम्स जो आग में लपटे हुए हैं, एंड फायरी स्मॉल्डरिंग मिस्ट और सुलगती हुई धुंध में लिपटे हुए हैं। शैल ऑल ट्रीट द गॉड्स मोर देन साइक्लोपियन वार, तो साइक्लोपियन के युद्ध में भी, जो साइक्लोपियन का युद्ध हुआ था देवताओं में, तो उसके युद्ध से भी ज़्यादा हम लोग भयभीत करेंगे, उनको चौंका कर रख देंगे, उनको धमकी देंगे। एंड विद आवर सन ब्राइट आर्मर, और हमारा जो सूरज की तरह चमकता हुआ कवच है, एज वी मार्च, जब हम आगे बढ़ेंगे, वी विल चेस द स्टार फ्रॉम हेवन, तो हम आकाश में जो तारे हैं उनको पीछा करेंगे। एंड डिम देयर आइज, और उनकी आंखें, यही तारों की आंखें भी क्या करेंगे, धुंधला देंगे, उनको चौंका देंगे, या कहते हैं चुंधिया देंगे उनकी आंखें। एंड स्टैंड म्यूज एट आवर एडमायर्ड आर्म, और हम देखिए कि हमारी जो आर्म है उनके हथियारों पर विचार करें और उसकी स्थिति पर विचार करें। तो ये जो अत्यधिक सजावटी है, जो कि अनुपयुक्त है, ये है आपकी बम्बास्ट, अत्यधिक शब्दों का प्रयोग। तो समझ गए कि बम्बास्ट क्या है? बम्बास्ट का मतलब है अत्यधिक शब्दों का प्रयोग जो कि अनुपयुक्त हैं। अब हम कहते हैं वर्ल्डराइज। वर्ल्डराइज माने अपशोधन होता है। अपशोधन क्या होता है इस सब को ही समझ लेते हैं। जैसे आपने कोई भी पैसेज छपने के लिए दिया, तो छपने के लिए जब कोई एडिटर एडिट करता है तो उसमें कुछ अनुपयुक्त शब्द होता है वो निकाल देता है और कुछ और शब्द डाल देता है, तो इस कार्य को हम अपशोधन कहते हैं। तो विवर्टाइज का मतलब होता है टू डिलीट फ्रॉम एन एडिशन ऑफ ए लिटरेरी वर्क पैसेज कंसीडर्ड बाय द एडिटर टू बी इंडिसेंट और इनडेलिकेट। जब एडिटर ये समझता है कि ये उसमें उपयुक्त नहीं है, उसके लिए इंडिसेंट है, इनडेलिकेट है, तो उस पैसेज को, उस वर्ड को, उन चीज़ों को वो हटा देता है। तो समझ गए क्या होता है वर्ल्डराइज? द वर्ड ड्राइव्स फ्रॉम रेवरेंड थॉमस बोल्डियर, ये इसके राइटर हैं, इन्हीं से लिया गया है। हु टिडीड अप द फैमिली शेक्सपियरियन इन 1818 by omitting, as he put it, whatever is unfit to be read by a gentleman in company of ladies। तो देखिए जो मॉडर्न ड्रामा हमारे साथ पास हैं विलियम शेक्सपियर के, तो उनमें बहुत सारे शब्द ऐसे रहे होंगे, बहुत सारे पैसेज ऐसे रहे होंगे कि उनको हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते थे। तो इन्होंने, रेवरेंड थॉमस वॉल्डर ने उन पैसेज को हटाया, उनको टाइडी अप किया और उसके बाद हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इसी कारण जो है इसको वर्ल्डराइज कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।